स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल होम एजुकेशन और विजन स्मार्ट क्लासेस पर। हम लोगों ने पिछले क्लास में अम्ल को देख लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है बेस क्षार के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है। जैसे हम लोग अम्ल का डिफिनीशन आर्हेनियस के अनुसार पढ़े थे और फिर रॉबर्ट बॉयल के अनुसार पढ़े थे, वैसे ही हम लोगों को क्षार का डिफिनीशन जो है रॉबर्ट बॉयल के अनुसार पढ़ना है और फिर आर्हेनियस के अनुसार पढ़ना है। कह रहा है रॉबर्ट बॉयल के अनुसार क्षार की परिभाषा कि क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप याद रखिएगा, अनीला। अनीला कहने का मतलब क्या है? औ से अम्ल, अम्ल। नी कहने का मतलब है नीला और ला कहने का मतलब है लाल। कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें क्षार का, तो क्षार में जो है ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ लिखा हुआ है कि क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा अम्ल को उदासीन करके लवण का निर्माण करता है। इसका स्वाद कड़वा या तीखा होता है तथा इसे स्पर्श करने पर मुलायम प्रतीत होता है। जैसे ही हम किसी क्षार को टच करेंगे तो उसे हमें मुलायम महसूस होगा, जैसे कि साबुन होता है, राख होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट बॉयल के अनुसार क्षार की परिभाषा। इसके बाद से हम लोग को आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा पढ़ना है। आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देगा उसको कहते हैं अम्ल। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार ही डिफिनीशन दिया गया कि जो पदार्थ जल में घुलकर OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसको कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो यहां लिखा हुआ है आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा। क्षार और क्षारक में अंतर होता है। जो क्षार जल में घुलनशील होता है उसको कहते हैं क्षारक। यहां हम लिख लेते हैं जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? तो क्षारक कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षार को क्षारक कहा जाता है। सभी क्षारक क्षार होता है लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होता है। फिर से सुनिएगा, जल में घुलनशील क्षार को क्या बोलेंगे? तो क्षारक। सभी क्षारक क्षार होता है लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होता है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन प्रदान करते हैं उन्हें क्षारक कहा जाता है या फिर क्षारक कहलाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को मतलब NaOH को जब हम जल में डिजॉल्व करेंगे, जल में घोलेंगे, जल में जब घोलेंगे तो ये Na+ में टूट जाएगा और फिर OH- में टूट जाएगा। यहाँ हमको OH- मिल रहा है मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, इसीलिए NaOH क्या है? तो क्षार है। वैसे ही जो कास्टिक सोडा होता है जिसको हम लोग KOH इसका रासायनिक सूत्र लिखे हैं, तो जब KOH अर्थात कास्टिक सोडा को जब जल में डिजॉल्व किया जाएगा, जल में घोला जाएगा, तो ये जो है अपने आयन में टूट जाएगा मतलब K+ और फिर OH- में। अब इससे भी हमको OH- मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, इसीलिए KOH भी क्या है? तो क्षारक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा उसको कहेंगे अम्ल, और जो पदार्थ जल में घुलकर OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड देगा उसको कहते हैं क्षारक। और ये दोनों डिफिनीशन जो है आर्हेनियस के अनुसार दिया गया है। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ नोट में, अभी हम आपको कुछ देर पहले समझा कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं
सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। देखिए यहाँ आप समझिए कि सभी क्षार जो है क्षारक होता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आप एक चीज याद रखिएगा कि जो क्षार जल में घुलनशील होता है उसको कहते हैं क्षारक। तो सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब देखिए, क्षार का दो प्रकार होता है, अर्थात शक्ति के आधार पर हम लोग क्षार को दो भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है प्रबल क्षार, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा लिखा हुआ है दुर्बल क्षार, जिसको कहते हैं हम लोग वीक एसिड। प्रबल क्षार कहने का मतलब होता है, जैसे हम लोग अम्ल में पढ़े थे कि अम्ल अगर जल में घुलकर H+ आयन देगा, पूर्णतः घुलकर, तब उसको बोलते थे प्रबल अम्ल। अगर कोई अम्ल जल में आंशिक रूप से घुलकर अगर H+ आयन देता था तो उसको कहते थे दुर्बल अम्ल। वैसे ही यहाँ क्या होगा कि जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुलकर अगर OH- आयन प्रदान करेगा उसको कहेंगे प्रबल अम्ल। डिफिनेशन लिखा गया है प्रबल अम्ल का, स्ट्रॉन्ग बेस का, कि वैसे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है, या प्रबल क्षारक कहलाते हैं, अम्ल नहीं क्षारक। जैसे NaOH, KOH, LiOH, CSOH, मतलब जो वर्ग संख्या फर्स्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम लोग फर्स्ट ए कहते हैं, इसमें आता है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स आता है। आप ध्यान रखिएगा। तो इनका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो जो है प्रबल क्षार होगा। वैसे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलकर OH- आयन देते हैं या प्रदान करते हैं उन्हें प्रबल क्षारक कहा जाता है। उसके बाद निर्बल क्षार, जिसको कहते हैं वीक बेस। वैसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें निर्बल क्षारक कहा जाता है। जैसे COH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस लिखा गया है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। ये सब जो है इसका एग्जाम्पल। आप ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल का जो वर्ग संख्या सेकंड ए होता है, अर्थात 2 नंबर वाला वर्ग होता है, उसमें का एलिमेंट्स का हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, निर्बल क्षार होता है। इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेटा मांगे काला सॉल्ट, ऐसे एलिमेंट्स आता है। तो ध्यान रखिएगा प्रबल अम्ल और फिर दुर्बल अम्ल। जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अगर OH- देगा तो प्रबल, अगर आंशिक रूप से घुलकर OH- देगा तो उसको कहेंगे दुर्बल। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है क्षार के भौतिक गुण। क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। लिखते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सबसे पहला है कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है या फिर तीखा होता है। जैसे अगर हम लोग बचपन वगैरह में साबुन जब हम लोग यूज कर लेते हैं तो साबुन अगर बचपन में खा लिए हो तो देख लीजिए साबुन का स्वाद जो है कड़वा होता है या फिर तीखा होता है। राख वगैरह देख लीजिए, इसका भी टेस्ट कड़वा या तीखा होता है। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहला भौतिक गुण में कि क्षार जो है स्वाद में कड़वा या फिर तीखा होता है। दूसरा है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, सॉरी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि अनीला शब्द याद रखिए। अनीला का मतलब क्या है कि अम्ल
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके विपरीत क्षार क्या करेगा, तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्या कर देगा, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तीसरा लिखा गया है कि कुछ क्षार जल में विलेय परंतु कुछ क्षार जल में अविलेय होते हैं। मतलब कुछ ऐसा क्षार है जो जल में घुलेगा और कुछ ऐसा क्षार है जो जल में नहीं घुलेगा, अर्थात वह अघुलनशील होगा। चौथा लिखा गया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनिया, इसको लिखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस। फार्मूला होता है NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी सभी क्षार रंगहीन होते हैं। और पांचवा नंबर लिखा गया है कि इनका जलीय विलयन क्या होता है, तो मेरे भाई इनके जलीय विलयन जो है मुलायम होता है। कैसा होता है, तो मुलायम होता है। तो ये रहा क्षार का भौतिक गुण। इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है क्षार का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखिए, क्षार का रासायनिक गुण पढ़ना है, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार का रासायनिक गुण। आप ध्यान रखिएगा, यहां 2 नंबर गलती से लिख दिया, हम इसको 1 नंबर बना लेते हैं कि क्षार अधातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और क्षार अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो होता है क्षारीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, और अधातु का जो ऑक्साइड है वो होता है अम्लीय। कैसा होता है, तो अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। कह रहा है यहाँ पे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और क्षार अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जब हम इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहां से बना लेगा CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या, तो H2O। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो एक प्रकार का लवण है। वैसे ही जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनाता है और फिर H2O अर्थात जल बनाता है। तो याद रखिएगा, सारा धातु जो है क्षार से अभिक्रिया सारा अधातु जो है क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है। इन 2 एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा है कि क्षार धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे क्षार है NaOH जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, जब इनका अभिक्रिया धातु से कराया जाएगा तो बना है सोडियम जिनकेट। क्या बना है, तो सोडियम जिनकेट एक प्रकार का लवण है और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, तो मुक्त करेगा। वैसे ही जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाएगा तो बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो जब कास्टिक सोडा का अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराया जाता है तो सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है और सोडियम एल्यूमिनेट जो है एक प्रकार का लवण होता है। वैसे ही जब पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया SN अर्थात टीन के साथ कराया जाता है तो सोडियम एस्टैनेट का निर्माण होता है। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एस्टैनेट। सोडियम एस्टैनेट भी जो है एक प्रकार का लवण होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब क्षार की अभिक्रिया धातु से कराई जाएगी तो लवण बनेगा और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस बनेगा। आइए और भी है, जैसे जब क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण और
जल बनता है। क्षार की अपक्रिया किससे कराएंगे? तो अम्ल से कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। इसके अलावा क्षार जो है जल में घुलकर OH- आयन देता है। आप इसको तीसरा नंबर और चौथा नंबर करके लिख लीजिएगा। इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है क्षार का उपयोग, कि जो बेस होता है, क्षार होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो साबुन बनाने में किया जाता है। जो हम लोग साबुन बनाते हैं वो क्या है? तो क्षार है। यहाँ लिखा हुआ है साबुन बनाने में, तो किस प्रकार का क्षार? तो NaOH अर्थात कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। दीवार की पुताई करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल्टवाइस। फिर जो है जल की कठोरता दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दवा बनाने में MgOH का होल्टवाइस अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि बार बार जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र पूछता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल्टवाइस। इसका उपयोग जो है एसिडिटी जब होता है, पेट में अपच जब होता है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। और इसी के साथ हम लोग को सामान्य रूप से मेडिकल में मिलता है, जिसको हम लोग इनो कहते हैं। इनो मीन्स एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी जो है एक प्रकार का एंटी एसिड के रूप में कार्य करता है। MgOH का होल्टवाइस, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर इनो। हाँ, इसके बाद से है कांच उद्योग में। कांच बनाने वाला जो फैक्ट्री होता है उसमें भी यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। और जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्षार का उपयोग जो है पेंट बनाने में भी किया जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। अब यहाँ एंटासिड के बारे में जानना है, प्रति अम्ल के बारे में जानना है। प्रति अम्ल कहने का मतलब होता है कि जो अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है या फिर नष्ट कर देता है। जैसे हम लोग को जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम लोग क्षारीय युक्त कोई भी लिक्विड लेते हैं, जिसकी वजह से भोजन जो है न्यूट्रल हो जाता है और हम लोगों को जो है ज्यादा परेशानी नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है प्रति अम्ल एंटासिड वैसा पदार्थ जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, प्रति अम्ल कहलाता है। वैसा पदार्थ जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है या फिर कम कर देता है, उसको कहते हैं प्रति अम्ल। अब देखिए, नेटल एक जंगली पौधा होता है। नेटल एक जंगली पौधा होता है जिसके कांटों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से चींटी या फिर मधुमक्खी वगैरह जब काटती है तो हमको जो है लगता है कि विष चढ़ रहा है, जलन महसूस होने लगता है, क्योंकि उसके भी डंक में क्या होता है? तो फार्मिक एसिड होता है। तो नेटल एक पौधा है जिसके कांटों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। इसके संपर्क में आने से जलन महसूस होने लगता है। और इसके प्रभाव को कम करने के लिए एक और जंगली पौधा है जिसका नाम है डॉक। तो इस डॉक नामक पौधे के पत्ती का उपयोग किया जाता है, तब इसका प्रभाव जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि जो डॉक नामक पौधा है उसकी पत्ती की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। और फिर जो नेटल नामक पौधा है उसके कांटा में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो यहाँ तो पाया जा रहा है अम्ल और यहाँ पाया जा रहा है क्षार। तो अम्ल और क्षार मिल जाएगा तो वहां हो जाता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो जाएगा तो ज्यादा जलन महसूस नहीं होगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। आइए, इसके बाद से है कि कुत्ते के पेट में अधिक सांद्रता वाला HCl बनता है। जो कुत्ता होता है उसके पेट में हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जिसकी वजह से कुत्ता जो है हड्डी, झिल्ली जैसे पदार्थ को आसानी से क्या कर लेता है? पचा लेता है। कुत्ता जी जो होते हैं उनके पेट में पाया जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से वो हड्डी और प्लास्टिक जैसे पदार्थ को भी पचा लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, तनुकरण डाइल्यूशन क्या होता है। देखिए, जल में अम्ल अथवा क्षार मिलाने पर
आयन की सांद्रता। अब आयन की सांद्रता कहने का मतलब क्या है, यहां देख लीजिए, हम इसको ठीक से लिख देते हैं। आयन की सांद्रता कहने का मतलब है कि H प्लस आयन हो तब या फिर OH आयन हो तब इसकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, जिसे तनुकरण डाइल्यूशन कहा जाता है। फिर से सुनिए, जल में जब हम अम्ल मिलाएंगे या फिर क्षारक मिलाएंगे तो उसके आयन की सांद्रता में क्या हो जाती है, तो कमी हो जाती है या फिर उसके इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसको कहते हैं तनुकरण डाइल्यूशन। आइए अब हम लोग को पढ़ना है पीएच स्केल। क्या पढ़ना है, पीएच स्केल पढ़ना है। तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। वीडियो में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और आप हमसे जुड़ के जो है क्लास 10 का साइंस आसानी से तैयारी कर सकते हैं। सीरीज जो है कंटिन्यू चलते रहेगा। बाय।